मैंने कहा मुझे वो वाक़यात याद हैं। सरवत ने गंभीर लहजे में बात कर रखी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इसके साथ साथ मेरा ये दिल भी कह रहा था कि कुदरत मुझे इतने सख्त इम्तिहान में नहीं डाल सकती। ये हो नहीं सकता कि नासिर भाई के बाद नुसरत भी मौत के रास्ते पर चल पड़े। मैंने नुसरत को कुछ नहीं बताया। उसे यही मालूम है कि उसे आम किस्म का यरकान है जो इलाज मुआलजे से ठीक हो जाएगा। 2 हफ्ते बाद मैं नुसरत को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले गई। उसने 1-2 इब्तदाई टेस्ट करवाए। उसके बाद चंद अहम टेस्ट लिख दिए। ये डॉक्टर भी इब्तदाई टेस्टों की रिपोर्ट से कुछ ज्यादा मुतमईन नहीं था। नए टेस्ट काफी महंगे भी थे, करीबन 5000 रुपए में हुए। इन दिनों में दरवाजे बंद करके रोती थी और कोई गम दिल को आरे की तरह काटता रहता था। इन्हीं दिनों फ्रैंकफर्ट की एक मस्जिद के इमाम अब्दुल हमीद साहब से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने वहां बाकायदा मदरसा बनाया हुआ था और दर्स वगैरह देते थे। उनकी उम्र 40 साल के करीब है, बड़े परहेजगार बंदे हैं। मैं अक्सर उनको मदरसे के लिए पैसे वगैरह देती रहती थी। ज़कात के पैसे भी उनको ही देती थी। उनको मेरी इस मुसीबत का इल्म हुआ तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं दवाओं और डॉक्टरों वगैरह के चक्कर से बच जाऊं तो अच्छा है। ये लोग तो राई का पहाड़ बनाते हैं, एक बीमारी ठीक करते हैं तो 7-10 और लगा देते हैं। इन्होंने मुझे कुछ वजीफे बताए। इसके अलावा एक ख़ास किस्म का पानी दम करके दिया। यह पानी उर्दन और फ़लस्तीन के कुछ चश्मों से लाया जाता है और लोग इस पर बहुत यकीन रखते हैं। इमाम अब्दुल हमीद साहब से मुलाकात के बाद मुझे अजीब सा इत्मीनान हासिल हुआ। इन्हीं दिनों नुसरत के टेस्टों की रिपोर्ट भी आ गई थी। मैंने फैसला किया कि मैं रिपोर्ट देखूंगी और ना ही किसी डॉक्टर से मिलूंगी। अब इन बातों को करीबन 1 साल हो चुका है। नुसरत का इलाज उसी तरह हो रहा है जिस तरह इमाम अब्दुल हमीद साहब ने कहा था। वो पहले से कुछ बेहतर भी लगती है, लेकिन किसी वक्त मुझे लगता है कि बीमारी उसके अंदर है और किसी वक्त उभर कर सामने आ जाएगी। मैंने पूछा, सरवत अपनी बीमारी का नुसरत को कहाँ तक पता है? उसे कुछ पता नहीं। सरवत ने बड़े दुखी अंदाज में सर हिलाया। वो बस इतना ही जानती है कि उसके मैदे जिगर में थोड़ा बहुत नक्स है, जिसकी वजह से किसी वक्त हाथ पांव पर सोजन आती है या बुखार हो जाता है। वो अपनी मुसीबत से बेखबर हर वक्त मेरी परेशानियों में घिरी रहती है। यहाँ शाहजमाल के इलाके में एक अल्लाह वाले हैं, पीर अहमद थानवी साहब। 3 दिन पहले मुझे उनके पास वो लेकर गई हुई थी। मेरे सिवा उसे कुछ सूझता ही नहीं है और मैं उसकी सेहत के बारे में सोच सोच कर खुद को हलकान करती रहती हूँ। सरवत की आवाज़ एक बार फिर भरा गई थी। आंसू टप टप उसकी आंखों से गिरने लगे। मैं चंद दिन पहले नुसरत से मिल चुका था। उसका चेहरा मेरी निगाहों में घूमने लगा। उसकी आंखें खूबसूरत होने के बावजूद पूछी पूछी सी थी। रंगत भी जर्दी माइल थी। लगता था कि उसका पूरा वजूद किसी इज़्म हिलाल की इज्जत में है। मैंने सरवत को मुखातिब करते हुए कहा, यह बहुत बड़ी ज्यादती है। यह ज्यादती तुम अपने साथ कर रही हो और नुसरत के साथ भी, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर तुम में वो रिपोर्ट्स देखने का हौसला नहीं तो वो मुझे दे दो, मैंने देखता हूं। और अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई भी तो मैं हर चीज का सामना करूंगा। आंखें बंद कर लेने से मुसीबत दूर नहीं होती, इसका हिम्मत से मुकाबला करना पड़ता है। सरवत शदीद तरीन तजब्जब में नजर आ रही थी। दूसरी तरफ उसे मेरे बेलौस रवैये और जुरतमंदाना अंदाज से कुछ हौसला भी मिल रहा था। आखिर उसने कहा, ठीक है ताबिश, मैं आपको वो रिपोर्ट्स दिखा देती हूँ, लेकिन मुझ में कुछ बुरा सुनने का हौसला नहीं। आप मुझे फौरी तौर पर उनके बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ना अच्छा ना बुरा। ठीक है सरवत, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं नुसरत की पूरी जिम्मेदारी भी लेता हूँ। अगर मुझे डॉक्टरों वगैरह से मशवरा करना पड़ा तो खुद ही करूंगा, और अगर नुसरत को इलाज की जरूरत हुई तो फिर भी मैं हर तरह के ताउन के तैयार हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है सरवत कि हालात इतने बुरे नहीं जितने तुमने समझ लिए हैं। तुमने एक इम्कान को ठोस हकीकत शक्ल दी है और फिर इस हकीकत के खौफ को अपने अंदर बढ़ाती चली गई हो। मुझे नहीं लगता कि नुसरत की तकलीफ इतनी संगीन होगी। अगर ऐसा होता तो यूं चल फिर ना रही होती। जी। सरवत ने जरा ताज्जुब से मेरी तरफ देखा। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। सरवत को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं नुसरत से मिला हूं, ना ही नुसरत ने उसे बताया था। मैं जल्दी से बात बदली। तुमने खुद ही बताया है ना कि नुसरत बज़ाहिर ठीक है और रोजमर्रा के काम भी करती है। सरवत ने कहा, मैं आपको वो रिपोर्ट्स किस तरह पहुंचाऊं? जैसे तुम मुनासिब समझो, यहीं आकर दे जाओ या फिर TCS कर दो। मैं तुम्हें एड्रेस लिखवा देता हूँ। मैं TCS कर दूंगी, लेकिन फोन पर मुझसे रब्ता जरूर रखना। यह ना हो कि मैं कॉल करता रहूं और तुम्हारी तरफ से जवाब ही ना हो। वो खामोश रही, फिर होले से बोली, अगर बात करना जरूरी हो तो रात 10 बजे के बाद कॉल कीजिएगा। हमारे दरमियान 10-15 मिनट मजीद बातचीत हुई। मेरी हौसला अफजा बातों से सरवत को काफ़ी डहारस मिली। मुझे यकीन हो गया कि वो नुसरत की रिपोर्ट ज़रूर भिजवाएगी। मेरा यकीन गलत साबित नहीं हुआ। यह तीसरे दिन की बात है। मैं इमरान के रावी रोड वाले घर में ही मौजूद था। मैं और इकबाल TV देख रहे थे। इमरान फ़ोन पर शाहीन से लड़ाई झगड़ा करने में मसरूफ़ था। इतने में दरवाजे पर बेल हुई। मैंने जाकर देखा सरवत की भेजी हुई रिपोर्ट्स आ गई थी। लिफाफा मेरे हाथ में था और धड़कन बढ़ गई थी।
इकबाल और इमरान भी अपनी अपनी मसरूफियात छोड़कर मेरे पास आ गए। वो दोनों भी तमाम तर सूरत हाल से आगाह थे। पिछले 3-4 दिन की परेशानी अब नुक्ता यारूज पर पहुंच चुकी थी। मैं दिल में दुआ गो था कि ये रिपोर्ट्स अच्छी हों और मैं अभी सरवत को फ़ोन करके ये खुशखबरी सुना सकूं। ऐसी संगीन नोयत की रिपोर्ट्स को देखना भी कितना आसाब शिकन अमल होता है। मैं लिफाफा इमरान के हाथों में थमाते हुए कहा, तुम खोलो। वो बोला, यह भी तवहम परस्ती की एक किस्म है। बहरहाल उसने लिफाफा खोला। फ्रैंकफर्ट की कोई लैब थी। बहरहाल रिपोर्ट्स इंग्लिश में थी। सबसे ऊपर नुसरत का नाम लिखा था और तारीख दर्ज थी। नीचे दीगर कॉन्टेंट्स थे। ए से जेड तक सारे हर्फ कागजों पर एक जैसे नजर आते हैं, लेकिन अपने सयाको सबाक और पसे मंजर की वजह से ये कभी रोशन पेशानियों वाले फरिश्तों का रूप धार लेते हैं और कभी जहरीले नाग बन जाते हैं। नुसरत की मेडिकल रिपोर्ट्स पर नजर आने वाले हर्फ भी जहरीले नागों की तरह फुनकार रहे थे। हमें पहली रिपोर्ट देखने के साथ ही पता चल गया कि नुसरत को जिगर का कैंसर है और यह काफी फैला हुआ है। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। इमरान और इकबाल भी गुमसुम नजर आ रहे थे। हमने दीगर रिपोर्ट्स भी देखी। उनमें से कुछ खून और पेशाब के हवाले से थी। एक मैदे की गैस्ट्रोलॉजी का रिजल्ट था। एक दूसरी रिपोर्ट से पता चल रहा था कि नुसरत के जिगर का तकरीबन 3/4 हिस्सा और जिगर तक पहुंचने वाली 2 नालियां मुतासिर हो चुकी हैं और ये नतीजे करीबन 1 साल पहले के थे। अब क्या पोजीशन है, ये यकीनन एक और तशवीशनाक सवाल था। इमरान ने अपने एक वाकिफ का डॉक्टर को फोन किया। इन डॉक्टर साहब ने जिगर के एक स्पेशलिस्ट सर्जन इम्तियाज अली से इमरान की बात कराई। इमरान ने रिपोर्ट्स के वो हिस्से सर्जन इम्तियाज को पढ़कर सुनाए जिनमें खास मेडिकल इस्तिलाहात इस्तेमाल की गई थी और जिनको हम समझ नहीं पा रहे थे। इम्तियाज अली साहब ने यह हिस्से सुनने के बाद हमसे लेबॉर्ट्री और पैथोलॉजिस्ट वगैरह के बारे में पूछा। उसके बाद गंभीर लहजे में बोले, देखें भाई, अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं और 1 साल पुरानी भी हैं और इस दौरान में मरीजा का खातिर का इलाज भी नहीं हुआ तो फिर इसके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। वो किसी भी वक्त मर सकती हैं। मौजूदा सूरत हाल जानने के लिए आपको नए टेस्ट करवाने होंगे और फौरी तौर पर किसी अच्छे अस्पताल से रुजू करना होगा। मेरे ख्याल में आप पहले ही काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं। अगर ये रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद थी तो फिर आपको हरगिज़ ताख़ीर नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं सर्जन साहब को कैसे बताता कि ये रिपोर्ट्स तो अभी तक लिफाफे में बंद पड़ी थी, इन्हें पढ़ा ही नहीं गया था। अगले रोज़ मैं और इमरान नुसरत की इन्हीं पुरानी रिपोर्ट्स के साथ सर्जन इम्तियाज अली से मिले। उन्होंने मजीद तफसील से रिपोर्ट्स का मुतालिया किया। इन्होंने बताया कैंसर रसोलियों की शक्ल में है। करीबन 7 सेंटीमीटर की 3-4 रसोलियाँ हैं। जिगर का बहुत थोड़ा हिस्सा काम कर रहा है। हमें सबसे पहले स्टैगिंग करना होगी। इससे क्या मुराद है जनाब? इमरान ने पूछा। हम अंदाज़ा लगाएंगे कि बीमारी अब किस मरहले में है। क्या वो सिर्फ जिगर तक महदूद है या करीबी अज़ा मेदे और फेफड़े वगैरह भी मुतासर कर चुकी है? इसके लिए हमें मरीज़ा का CT स्कैन और MRT वगैरह करना होगा। मुमकिन है कि हम लेप्रोस्कोपी के जरिए जिगर का कोई टिश्यू भी हासिल करें और इसका मुआयना करें। इन टेस्टों पर अंदाजन कितना खर्च आएगा? इमरान ने पूछा। सर्जन इम्तियाज ने ज़रा तवक्कुफ के बाद कहा, यह सारा इलाज बहुत महंगा है। अगर आप सारे टेस्ट ज़रूरी करवाएं तो मेरे अंदाजे के मुताबिक इन टेस्टों पर ही 6-7 लाख रुपया खर्च होगा। फिर कुछ चीज़ें बीमारी की नौयत पर भी मुनहसर हैं। कई सूरतों में इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है। डॉक्टर इम्तियाज से मुलाकात के बाद हम घर वापस आए और तादेर सर जोड़ कर बैठे रहे। सूरत हाल अज़हद तशवीशनाक थी। मेरी निगाहों में नुसरत का खूबसूरत चेहरा घूम रहा था। वो बेचारी अपनी हालत से बेखबर थी। अपनी तकलीफ को मामूली तकलीफ समझ रही थी। मुझे याद आया कि जब वो पहली बार अहमद थानवी साहब से मिली तो उसने दीगर परेशानियों के अलावा अपने रिश्ते की बात भी की और थानवी साहब से कहा था कि वो इसके लिए अच्छे बर की दुआ करें। रात के 10 बजे तो मैंने इमरान और इकबाल के मशवरे के मुताबिक सरवत को फ़ोन किया। उसने फ़ौरन ही कॉल रिसीव कर ली। उससे चंद रस्मी जुमलों का तबादला हुआ। उसकी आवाज़ में खौफ नुमाया था। उसकी हदायत के मुताबिक मैंने उससे नुसरत की बीमारी की नौयत के बारे में कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ इतना कहा, सरवत, मैंने सारी रिपोर्टें देख ली हैं और डॉक्टर साहब को भी दिखा दी हैं। तुम यकीन रखो सब अच्छा हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। नुसरत एकदम फिट हो जाएगी। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? नुसरत के 1-2 मजीद टेस्टों की ज़रूरत है। आम से टेस्ट हैं, वो चंद घंटों में फारिग हो जाएगी। कहाँ जाना होगा? यहीं लाहौर में जेल रोड पर एक क्लिनिक है। कितने पैसे लगेंगे? कुछ ज़्यादा नहीं सरवत, 8-10 हज़ार में काम हो जाएगा। एक दोस्त से बात की है मैंने, वो राय से काम करवा देगा। मैंने झूठ बोला। लेकिन नुसरत को तो कल से बुखार है, कोई चीज़ हजम भी नहीं कर रही है। ऐसा तकलीफ की वजह से है। इलाज शुरू होगा तो दिनों में बेहतर नजर आने लगेगी। सरवत शुरू में तो मुतज़ब्ज़ब नजर आई लेकिन फिर आमादा होगी। उसका शौहर यूसुफ लाहौर से बाहर था। तय हुआ कि कल दोपहर 4 बजे वो नुसरत को लेकर जेल रोड के प्राइवेट क्लिनिक में पहुंच जाएगी। वो स्विफ्ट कार में आई थी जिस पर मैंने उसे पहली बार घर से निकलते हुए देखा था। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था। दोनों बहनें पिछली निशिस्त पर मौजूद थीं। सरवत की हदायत के मुताबिक ड्राइवर उन्हें छोड़कर वापस चला गया। नुसरत वाकई लागर नजर आ रही थी। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक मैंने और नुसरत ने सरवत के सामने बिल्कुल जाहिर न किया कि हम पहले भी मिल चुके हैं।
नुसरत ने जज्बाती अंदाज में मेरा हाल अहवाल पूछा। जाहिर है कि मुझे भी थोड़ी बहुत अदाकारी करना पड़ी। मेरी और अपनी मुलाकात के बारे में सरवत उसे बता ही चुकी थी। इस जदीद क्लिनिक में नुसरत के मुख्तलिफ टेस्ट शुरू हुए तो सरवत के चेहरे पर नजर आने वाली परेशानी कुछ और बढ़ गई। वो देख रही थी कि टेस्ट आम नौइयत के नहीं है। सिटी स्किन, MRT और लैप्रोस्कोपी वगैरह को आम टेस्ट नहीं कहा जा सकता था। मैंने सरवत से कहा, आजकल यही तरीकाकार है, डॉक्टर साहिबान इलाज शुरू करने से पहले हर तरह की तसल्ली कर लेते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक तो ये काफ़ी महंगे टेस्ट होंगे। सरवत मनमनाई, मैंने तुम्हें बताया है ना कि यह सारा काम इमरान अपने किसी रेफरेंस से करवा रहा है। सरवत का रंग जर्द हो रहा था। शायद वो जान रही थी कि सूरत हाल वो नहीं जो उसे बताई जा रही है, लेकिन वो इस हवाले से मेरे साथ कोई तबसरा करना नहीं चाहती थी। बस खुश्क लबों पर जुबान फेरती चली जा रही थी। मैं उसकी हर अदा को जानता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज को इतनी अच्छी तरह समझता था कि उसे टेलीपैथी से ताबीर किया जा सकता था। वो मेरे अंदर रहती थी, मेरी रूह में मुद्दतों से बसती थी और इस वक्त वो इन घड़ियों में बेहद परेशान थी। नुसरत के टेस्ट वगैरह मुकम्मल होने में करीबन 5 घंटे लग गए। वो खुद भी काफ़ी उलझन में थी, उसकी आंखों में जर्दी सी उतरी हुई थी। वो मुझसे मुखातिब होकर बोली, ताबिश भाई, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं क्या? मैं ज़्यादा बीमार हूँ? मैंने मोहब्बत से उसके शाने पर हाथ रखा। नुसरत, अपनी हालत का पता मरीज से ज़्यादा किसी को नहीं होता। क्या तुम खुद को बहुत ज़्यादा बीमार महसूस करती हो? बस भूख आजकल कम लगती है और 2-4 दिन से बुखार है, तो फिर वहम क्यों कर रही हो? तुम्हें पहले भी बताया कि मैदे का प्रॉब्लम है तुम्हें, या फिर जिगर की मामूली सोजिश है। ये लैब इमरान के दोस्त की है, इसलिए एहतियातन सारे टेस्ट करवा लिए। कितना खर्च हुआ है? सरवत ने मुझसे पूछा। बस समझो ना होने के बराबर। नहीं, इस तरह नहीं होगा ताबिश। अब बताएं कितने पैसे लगे हैं? मैंने नहीं बताया, लेकिन जब इन दोनों ने बहुत इसरार किया तो मैंने उनसे 25,000 रुपए ले लिए। असल खर्चा 2.5 लाख के करीब था। सरवत इस सारी सूरत हाल से मुतमईन नजर नहीं आती थी, बहरहाल खामोश थी। इस प्राइवेट अस्पताल के फूड एरिया में बैठकर हमने करीबन 1 घंटा गुफ्तगू की। 10-15 मिनट के लिए इमरान भी इस गुफ्तगू में शरीक हुआ। इमरान की शख्सियत और उसके मुखलिस और बेलौस अंदाज ने सरवत और नुसरत को मुतासिर किया। इमरान के जाने के बाद भी मैं सरवत और नुसरत से बातें करता रहा। सरवत ने नुसरत को सब कुछ बता दिया था कि मुझसे उसकी मुलाकात कब और कैसे हुई, लेकिन नुसरत ने मुझसे मुलाकात के बारे में सरवत को कुछ नहीं बताया था। ऐसा उसने मेरे कहने पर ही किया था। बहरहाल सरवत के जहन में अभी तक ये उलझन मौजूद थी कि मेरे पास उसका मोबाइल नंबर कैसे आया। वहाँ फूड एरिया में हमारी गुफ्तगू ज्यादातर नुसरत की तकलीफ और उसके इलाज के गिर्द ही घूमती रही। मैंने सरवत और नुसरत से कहा कि वो बेशक रूहानी इलाज भी जारी रखें, मगर इसके साथ अगर डॉक्टर भी कुछ दवाएं तजवीज़ करता है तो नुसरत इन्हें भी बाकायदगी से इस्तेमाल करे। नुसरत इस पर आमादा थी। सरवत के घरेलू हालात के बारे में हमने जानबूझकर कोई बात नहीं की। अगले चंद रोज सख्त कशमकश के थे। नुसरत की कुछ रिपोर्ट्स का नतीजा कराची से भी आना था। सरवत दिन रात दुआओं में मसरूफ थी। वह अहमद थानवी साहब के पास भी 2 चक्कर लगा चुकी थी। मैं, इमरान और इकबाल रावी रोड वाले मकान में थे। गुंजान आबादी में घिरा हुआ यह घर हमारी धींगा मुश्तियों का मरकज हुआ करता था, लेकिन नुसरत वाली परेशानियों के सबब आजकल हम सब संजीदा थे। खा इमरान किसी वक्त जरूर शाहीन से चोंच लड़ा लेता था। शाहीन ड्राइव इन रोड वाली शानदार कॉलोनी में फरा और आतिफ के साथ ही रहाइश पजीर थी। अभी फोन पर इमरान और शाहीन में कशमकश जारी थी। इमरान उसे बता रहा था कि उसे एक फिल्म में स्टंट मैन का काम मिला है, साथ साथ वो सेकंड हीरो का किरदार भी अदा करेगा। ये फिल्म रीमा प्रोड्यूस कर रही है और इसके हेरोइन भी वही है। शाहीन ने जवाबन उसे चिढ़ाने के लिए कहा, मुझे भी अक्षय कुमार का फोन आया था, उसने इंडिया में हमारा शो देखा था, वो सर्कस के मौजू पर फिल्म बना रहे हैं, मुझे अपने साथ हेरोइन लेने के बारे में सोच रहा है, लेकिन अक्षय तो पैसे वाला बंदा है, उसे घटिया और जहरीली शराब पीने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? शाहीन की आवाज फोन से स्पीकर पर उभरी। भाई, जहरीली शराब पीने से ही तो लोग अंधे होते हैं। जाहिर है वो अंधा हुआ है तो उसने तुम्हें हेरोइन कास्ट करने का सोचा है ना। और तुम्हारा क्या ख्याल है? रीमा और नरगिस की आंखें सलामत है जो वो तुम पर सो जान से फिदा हुई पड़ी हैं। मैं तुम्हारे साथ बहस में पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास अब ऐसी बातों के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मैं एक उभरता हुआ सितारा हूं, बिल्कुल जैसे रणबीर कपूर इंडिया में है। हम दोनों के शेड्यूल आजकल बड़े टाइट हैं। बाकी फिल्म में मेरी कास्ट होने की इत्तला बिल्कुल सच्ची है। अगर यकीन नहीं तो कल के अखबार में न्यूज़ देख लेना। शाहीन ने कहा, अगर ऐसा है भी तो तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? देखो, जो दरमियानी उम्र का लड़कंदा मैंने तुम्हारे लिए देखा है, लाखों में एक है, न्यूज़ चैनल में मुलाजिम है, तुम दौलत में खेलोगी और रौब और दबदबा अलहदा। प्लीज़ मेरा ख्याल दिल से निकाल दो, हमारे सितारे कभी नहीं मिलेंगे। वो जलकर बोली, अल्लाह ना करे हमारे सितारे मिले, इससे तो अच्छा होगा कि मैं कुएं में छलांग लगा दूं। दकियानूसी बातें मत करो, आजकल कुएं कहाँ होते हैं। हाँ, तुम ये कह सकती हो कि मैं ट्रेन के नीचे सर रख कर या खुद पर पटड़ी छिड़क कर या बिजली का झटका खाकर मर जाऊंगी। उसने जरा तवक्कुफ किया, फिर बात जारी रखते हुए बोला, वैसे ये सारे तरीके भी काफ़ी मुहाल हैं, ये चीज़ें अब मिलती कहाँ हैं? जिसने मरना हो वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। असली ड्रामों में इसीलिए कहा जाता है कि मर जाना
पर किसी गरीब के काम ना आना। अच्छे लोग अपने आज़ाद अतिया कर जाते हैं, तुम तो पूरी की पूरी अतिया हो। ये खूबसूरती, ये शबाब, ये चमक धमक, इन चीज़ों को अपने हाथों से ख़त्म करोगी तो ये सख्त किस्म का कुफरान नेमत होगा। अगली दुनिया में जाते साथ ही तुम्हारी मुरम्मत शुरू हो जाएगी। फिल्म स्टार ज़ीनत अमान का एक मशहूर फ्रांसीसी शेर है, उसका तर्जुमा फराग गोरखपुरी ने कुछ इस तरह किया है। अब तो घबरा के कहवत हैं कि मर जावेंगे, मर के भी शांति ना पाई तो किधर जावेंगे। शाहीन, मैं तो अब भी तुमसे यही कहता हूँ कि वो लड़कंदा, उसने फ़ोन बंद कर दिया। इमरान के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट थी। इकबाल ने आंखें ऊपर चढ़ाकर कहा, या अल्लाह, ये कैसे कैसे इंकिशाफ हो रहे हैं। फिल्म स्टार ज़ीनत अमान शेर कहती थी और इनका तर्जमा भी होता था। इमरान बोला, तुम्हें एतराज़ किस बात पर है, ज़ीनत अमान पर या तर्जमे पर? हमें तुम पर एतराज़ है। मैंने कहा, कुछ खुदा का खौफ करो, इतने अरसे बाद मिले हो और आते साथ ही उसे घर से बेघर भी कर दिया है। अब उसे सताने पर तुले हुए, सब जानते हैं कि वो तुम्हें चाहती है। चलो उसकी मोहब्बत का इकरार न करो, मगर इस तरह उसकी तौहीन तो ना करो। इस वक्त तो बिल्कुल शाहीन के बड़े भाई लगे हो तुम। वह मुस्कुराया। चलो बड़ा भाई समझ लो, लेकिन अगर मैंने अक्ल की बात की है तो इस पर गौर भी कर लो। इसी दौरान में इमरान के फ़ोन की घंटी बजी। उसके चेहरे पर फिर शरारत की चमक नमूदार हुई। इसका ख्याल था कि शायद फिर शाहीन का फ़ोन आया, लेकिन दूसरी तरफ उसका दोस्त डॉक्टर फहद था। उसने इमरान को बताया कि नुसरत की रिपोर्ट्स आ गई हैं और यह भी बताया कि रिपोर्ट्स अच्छी नहीं हैं। वो जो माहौल में थोड़ी सी खुशगवारी आई थी एकदम काफूर होगी। मैं और इमरान डॉक्टर फहद के क्लिनिक पहुंचे और वहां से सर्जन डॉक्टर इम्तियाज़ अली के पास पहुंच गए। इम्तियाज़ साहब ने सारी रिपोर्ट्स और प्रिंट आउट वगैरह देखने के बाद चश्मा उतार कर एक तरफ रखा और बोले, अब सब कुछ सामने है और एक मुकम्मल तस्वीर बन रही है और यह तस्वीर अच्छी नहीं है। हम सवालिया नज़रों से उन्हें देख रहे थे। उन्होंने सिटी स्किन का एक प्रिंट हमें दिखाते हुए कहा, जिगर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। पिछले 1 साल की ताखीर ने बीमारी को बहुत फैला दिया। ये देखें, ये सारा एरिया मुतासर हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि मुतासरा हिस्से का ट्रीटमेंट या फिर यहाँ जराही के अमल से कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो फिर जनाब, उन्होंने तवील सांस ली, वही सांस जो कोई गंभीर बात कहने से पहले असाब को कंपोज करने के लिए ली जाती है। निशिस्त टेक लगाकर बोले, अगर कोई चांस नज़र आता है तो वो ट्रांसप्लांटेशन में ही है। जिगर की तब्दीली और ये कोई मामूली तरीकाकार नहीं है, यह हर लिहाज से मुश्किल है। आपका मतलब है जिगर बेकार हो चुका है? करीबन हो चुका है, बहुत थोड़ा हिस्सा काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि मरीज़ा की ज़ाहिरी हालत उसकी अंदरूनी हालत से कहीं बेहतर है, लेकिन यह ज़्यादा देर बेहतर नहीं रहेगी। अचानक ही ब्रेक डाउन होगा। ऐसे ब्रेक डाउन में 2-4 दिनों में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ओ गॉड, इमरान ने होंठ सुकेड़े। मेरे जिस्म में सर्दी सी लहर तोड़ने लगी। जवासल नुसरत का चेहरा निगाहों में घूम रहा था। इम्तियाज़ साहब ने कहा, इस बदतरीन सूरत हाल में अगर कोई अच्छा पहलू ढूंढा जा सकता है तो वो एक ही है, बीमारी अभी जिगर से बाहर नहीं गई और ना ही इसने इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को टच किया है। ये सूरत हाल जिगर की ट्रांसप्लांटेशन के लिए बेहतरीन समझी जाती है। इमरान ने कहा, आपका क्या ख्याल है, इस काम पर क्या कास्ट आ सकती है? ये ऑपरेशन इंडिया में हो तो रहे और वहाँ कास्ट भी निस्बतन कम है, लेकिन वहाँ बारी का इंतज़ार करना पड़ता है और वहाँ पहुँचने का प्रोसीजर भी लंबा है, जबकि मरीज़ा के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर किसी मगरबी मुल्क में ये ऑपरेशन हो सके तो मुनासिब है, लेकिन वहाँ अखराजात बहुत होंगे और इससे भी अहम बात यह है कि जिगर का अतिया मिल जाए। क्या इसके लिए पूरा जिगर दरकार होता है? मैंने पूछा। ये 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक जिगर की पेवंदकारी कह सकते हैं, दूसरे को जिगर की तब्दीली। यह तो जिगर की हालत पर मुनहसर होता है कौन सा ऑपरेशन होगा। वहाँ हमारे दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो खासी परेशान कुन और गंभीर थी। एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जो सामने नजर आ रहा था। नुसरत की जिंदगी खतरे में थी। हम घर वापस आए तो चौंक गए। अंदर कोई मेहमान मौजूद था और इकबाल से मसरूफ गुफ्तगू था। ये सरवत थी, वो बजरिया रिक्शा यहाँ पहुंची थी और बुरका में आई थी। इस घर का एड्रेस उसे मैंने ही बताया था। तुम कब आई? मैंने पूछा। बस अभी 5 मिनट पहले पहुंची हूँ। आप कहाँ गए हुए थे? इकबाल साहब कह रहे थे कि कुछ बता कर नहीं गए। फरा की तरफ गए थे, फिर रास्ते में एक दोस्त के पास ठहर के। मैंने बहाना बनाया, और तुम कहाँ से आ रही हो? यहाँ भाटी गेट में एक खैराती अस्पताल है, वहाँ कुछ पैसे देने आई थी, सोचा आपकी तरफ से भी हो जाऊँ। नुसरत अब कैसी है? मैंने पूछा। अल्लाह का शुक्र है, बुखार तो उतरा हुआ लेकिन भूख बिल्कुल नहीं लग रही, बड़ी मुश्किल से 1-2 लुकमे खाती है। उसने ज़रा तवक्कुफ किया और फिर बोली, आप कह रहे थे कि जुमेरात तक सब रिपोर्टें आ जाएंगी? हाँ, मेरा ख्याल है आज शाम या कल दोपहर तक पहुँच जाएंगी। ज़्यादा फिक्र की बात तो नहीं है ना? वो भराई हुई आवाज़ में बोली। नहीं सरवत, तकलीफ तो है, लेकिन अगर हम हिम्मत से काम लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। इकबाल चाय बनाने चला गया। मैं और इमरान कमरे में रह गए। सरवत ने अपने पर्स के अंदर से एक शापर निकाला और कांपते हाथों से मेरी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मैंने शापर थामते हुए पूछा। ये मेरी कुछ ज्वेलरी है ताबिश, नासिर भाई ने बनवा कर दी थी, आप इसे अपने पास रखें। नुसरत के इलाज का खर्चा इससे करें। मैं चाहती हूँ कि इसका अच्छा इलाज हो, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैंने जेवरात उठाते हुए कहा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं सरवत, अगर हुई फिर बता दूंगा। वह मुसर रही कि मैं जेवरात अपने पास रखूँ।
मेरे मुसलसल इनकार के बावजूद वो नहीं मानी। वो बहुत दिल गिरफ्तार हो रही थी। उसने हमारा दिल रखने के लिए बस चाय के भी 2-4 घूंट लिए। उसने कहा कि नुसरत की दवा का वक्त हो रहा है, इसे जल्दी वापस जाना है। इकबाल उसके लिए रिक्शा ले आया, वो चली गई। वो जो ज्वेलरी देकर गई थी सारी की सारी तिलाई थी। मार्केट रेट के मुताबिक इसकी कीमत 6-7 लाख से कम नहीं थी, लेकिन जो मुसीबत आई थी वो सरवत के अंदाजे से बहुत बड़ी थी। नुसरत के इलाज के हवाले से तो ये रकम ऊंट के मुंह में जीरे जैसी थी। मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं कुछ देर तक सोचता रहा, फिर मैंने कहा, इमरान, हम सरवत के घरेलू हालात के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वो कुछ नहीं कर सकेगी। मेरे दिल में आ रहा है कि मैं अपना मकान बेच दूं, तुम किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर सकोगे। वो बोला, इतनी तेजी मत दिखाओ, ब्रेक पर थोड़ा सा पाँव रखो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे भी वो मकान तुम्हारे अकेले का नहीं है, आतिफ और फरा भी इसमें हिस्सेदार हैं, और शायद है तुम्हारी एक फूफी जान को भी कुछ हिस्सा देने के बारे में तुम्हारे वालिद वसीयत करके गए हुए हैं। यार मैं बाद में दे दूंगा ना इन लोगों को हिस्सा, लेकिन इस वक्त तो एक इंसानी जिंदगी का मामला है। जब चीज इसी तरह बेची जाती है तो लोग कौड़ियों के भाव खरीदना चाहते हैं। तुम इतनी जल्दी मत दिखाओ, कुछ ना कुछ हो जाएगा।